हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस पाठशाला में। तो बच्चों, हम लोगों ने आज 6 साइंस एनसीईआरटी में 4 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण इसे पूरा डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पदार्थों का पृथक्करण, इसमें अगर हम देखेंगे, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण देखते हैं जिन्हें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से अलग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो चाय का है। तो चाय बनाते समय हम चाय की पत्तियों को द्रव्य से छलनी द्वारा पृथक कर लेते हैं। तो इसमें जैसे चाय जो है उसको हम अलग कर लेंगे और फिर उसमें चाय की पत्तियां, अदरक वगैरह है तो वो छलनी द्वारा पृथक कर ली जाती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। तो फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक कर लेना, जिससे कि जो अनाज है जिसकी हमें जरूरत है उसे अलग कर लिया जाता है, बाकी जो वेस्ट होता है उसे हटा दिया जाता है। फिर थर्ड एग्जाम्पल है, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। मक्खन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले दूध को दही में कन्वर्ट किया जाता है और फिर दही का मंथन करके उससे मक्खन को पृथक कर लिया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। इसी तरीके से जैसे अगर हम पोहा बनाते हैं तो खाने से पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जो मिर्च होती है उसे सावधानी पूर्वक बाहर निकाल देते हैं। अगर एक टोकरी में हमें कुछ फल दे दिए जाएं, जैसे कि हमें आम और अमरूद दे दिए जाएं और इन्हें हमें पृथक करने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करेंगे कि एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि जो फ्रूट्स हैं उनको अलग अलग बर्तन में रख देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी रहेगा। अगर इन फ्रूट्स की जगह हमें रेत या नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दे दिया जाए तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। रेत और नमक के मिश्रण को हाथ से बीनकर पृथक करना इसीलिए असंभव है क्योंकि रेत और नमक के जो कण होते हैं वो बहुत महीन होते हैं। तो उसकी वजह से हम इनको पृथक नहीं कर सकते। और रेत और नमक, ये जो महीन जो मिश्रण होते हैं, इनको एक दूसरे से कैसे पृथक किया जाता है तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो आइए हमें पहले जो क्रियाकलाप दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो सारणी दी हुई है वो एक तरीके से डिस्टर्ब्ड है। एक दूसरे के कॉलम व प्रॉपर्टीज जो है वो अव्यवस्थित है, तो इन्हें हम देखकर व समझकर अरेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 कॉलम दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले पृथक्करण प्रक्रम, दूसरा है उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, और तीसरा है पृथक्कृत अवयवों का हम करते क्या है। तो सबसे पहला प्रक्रम है वो है चावलों से पत्थरों को पृथक करना। तो यहाँ पर जो पत्थर है इसका कोई यूज नहीं है, तो ये एक तरीके से अनुपयोगी है हमारे लिए। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, तो जो पत्थर है वो हमारे लिए अनुपयोगी है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें नहीं होगा। तो सेकंड है अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। तो पत्थर यहाँ पे अनुपयोगी है, तो इसलिए ये यहाँ पे इसका सही स्टेटमेंट होगा। फिर नेक्स्ट है पृथकृत अवयवों का हम करते क्या हैं। तो जो पत्थर है वो ठोस है, तो हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट ये सही है। फिर नेक्स्ट है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। तो मक्खन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि दूध को मथते हैं। तो इसका उद्देश्य है पृथक्करण क्रिया के द्वारा मक्खन को अलग करना। तो इसमें दूध का यूज पीने के लिए किया जाता है, परंतु दूध और मक्खन का यूज अलग अलग है, परंतु दोनों ही उपयोगी हैं, दोनों का ही यूज होगा, इनको हमें अलग करना है। तो इसमें मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन किया जाता है, तो ये दोनों भिन्न है परंतु उपयोगी पदार्थ है, तो इनको पृथक किया जाता है, तो इसके लिए ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। और दूध का मंथन करने के पश्चात छाछ बनती है, तो इसका भी हम यूज करते हैं, तो हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है चाय की पत्तियां पृथक करना। तो यहाँ पे जब चाय बना लेते हैं तो उसे चाय की पत्तियों का पृथक्करण करना आवश्यक होता है, क्योंकि चाय की पत्तियां काफी देर तक चाय में रह जाती हैं तो ये विषाक्तता उत्पन्न कर देती हैं, तो ये हानिकारक अवयव आ जाते हैं और ये एक प्रकार की अशुद्धि भी है, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। तो इस प्रकार जो चीज हमारे लिए जरूरी थी उन्हें हमने रख लिया और जो हमारे लिए जरूरी नहीं थी उन्हें हमें फेंक दिया। किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। जब हम किसी पदार्थ का यूज करते हैं तो उसमें जो मिश्रित हानिकारक अथवा अनुपयोगी पदार्थ हैं तो उनको पृथक करने की आवश्यकता होती है, तभी वह पदार्थ उपयोग करने लायक रहता है।
तो कभी-कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। वे बताया कि कई बार हमें उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन पृथक किए हुए पदार्थों को हम अलग से उपयोग में कर लेते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले एग्ज़ाम्पल लिया था दूध से मक्खन का मंथन करना, और सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ब्लड का भी ले सकते हैं कि अगर कोई डेंगू का मरीज़ है, उसको पूरे ब्लड की ज़रूरत ना होकर प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। तो हमारे ब्लड में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एक्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे कि जैसे डेंगू के मरीज़ को प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ़ प्लेटलेट्स को अलग करके जिसे जिसकी जितनी आवश्यकता होती है, उसे उनकी आवश्यकता के अनुसार अलग से प्रदान कर सकते हैं। फिर अब पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न होते हैं। तो जो पृथक किए जाने वाले पदार्थ होते हैं, उनके जो कण होते हैं, उनका जो आकार होता है अथवा उनका जो द्रव्यमान होता है, वो अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लें कि चावल से हम लोगों ने कंकड़ को अलग किया, तो चावल और जो कंकड़ होते हैं, उनकी शेप भी अलग होती है और उनका द्रव्यमान भी अलग-अलग होता है। ये ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। तो भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों को हम मिश्रण से कैसे अलग करेंगे? तो इसके पृथक्करण की अनेक विधियाँ हमें यहाँ पर दी हुई हैं। पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की विधियों में सबसे पहले है हस्तचयन। तो इसमें यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि हम दुकान पर गए, वहाँ से अनाज का एक पैकेट लेके कक्षा में आए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैला दिया। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्न के कण पाते हैं या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण अथवा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को पृथक कीजिए। तो जो हम अनाज लेके आए हैं, इसके अंदर अकेला अनाज तो होता नहीं है। उसमें पत्थर के टुकड़े भी होते हैं, भूसी भी होते हैं, टूटे हुए अन्न के कण अथवा अन्य भी कोई खाद्य कण मिक्स होते हैं। तो ये जो पत्थर के टुकड़े या फिर अन्य कण हैं, तो इन्हें हम हाथों के द्वारा अलग करते हैं। तो हस्तचयन की जो विधि है, इसके अंदर जो पदार्थ के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं, इनको हाथों के द्वारा अलग किया जाता है। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है कि जो गेहूँ, चावल, दाल होते हैं, उसमें जैसे मिट्टी के बड़े कण होते हैं, पत्थर अथवा भूसा जो होता है, उसको हस्तचयन की विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ये अशुद्धियाँ बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना सुविधाजनक विधि है, क्योंकि हाथों के द्वारा ऐसी जो अशुद्धियाँ होती हैं, इनको आसानी से पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी विधि है, वो है थ्रेसिंग। तो आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। तो जो थ्रेसिंग की जो प्रोसेस होती है, इसमें मेनली यही है कि इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो खेतों में किया जाता है। जब फसल पूरे तरीके से तैयार हो जाती है, तो तैयार हुई फसल को काट लिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है कि इसको सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद जो अनाज है, क्योंकि वह बहुत छोटे-छोटे होते हैं, तो उनको डंडियों से पृथक किया जाता है। तो यही प्रोसेस थ्रेसिंग कहलाती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले उस अनाज को धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक जो डंडी होती है, उस पे अन्न कण चिपके होते हैं। आम अमरूद के वृक्षों से तोड़ सकते हैं, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। तो अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? अन्य कणों तथा अनाज को डंडियों से पृथक करने का जो प्रक्रम है, वही थ्रेसिंग कहलाता है। इस प्रक्रम में क्या किया जाता है कि डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी-कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारी विधि, वो है निष्पावन। तो इसमें यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसमें बताया कि सूखी रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण लीजिए। तो यहाँ पे हमें एक मिश्रण बनाना है, जिसमें सूखी रेत, बुरादा अथवा सूखी पत्तियों का पाउडर होता है। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के अमाप समान हैं? हस्तचयन की विधि के द्वारा हम इस मिश्रण को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत महीन होते हैं, और हस्तचयन की विधि के द्वारा ये पृथक नहीं किए जा सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मिश्रण है, इसको खुले मैदान में लेके जाएंगे तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
और मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखेंगे। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे ताकि मिश्रण जो है वो धीरे धीरे फिसल कर नीचे आए। जब हम जो प्लेट है तो इसको हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा करके और फिर इसे धीरे धीरे नीचे गिराएंगे, तो उससे क्या है कि जो भारी कण है वो तो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और जैसे कि भूसा है या फिर हल्की जो पत्तियां वगैरह हैं, वो क्या होगा, जो सूखी पत्तियां हैं वो हवा के झोंके से मुड़कर थोड़ा दूर इकट्ठा हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस है, इसके यह प्रोसेस निष्पावन कहलाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हल्की गंदगी होती है वो हवा के द्वारा अलग इकट्ठी हो जाएगी, और जैसे धान के कण या अनाज है वो जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। तो इस विधि का उपयोग कब किया जाता है? जब भारी तथा जो हल्के पदार्थ होते हैं इनको एक दूसरे से पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। कि निष्पावन विधि का उपयोग कब किया जाता है? कि जब भारी जो अन्य कण होते हैं उनको हल्के जो पदार्थ होते हैं उनसे अलग करने के लिए निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है। इसे वायु के झोंकों के द्वारा जो ये विधि है ये संपूर्ण होती है। यहाँ पर ये निष्पावन की विधि दिखाई हुई है, किस प्रकार प्लेट को कंधे के बराबर तक लाकर उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके जो भारी कण है उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और जो हल्के कण है वो वायु के झोंकों से उड़कर दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट विधि है हमारी चालन। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, हम चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं तथा इसमें आटा डालते हैं। आटे के जो छोटे कण हैं वो चालनी के जो छिद्र होते हैं इनके द्वारा निकल जाते हैं, जबकि जो बड़ी अशुद्धियां हैं वो चालनी में रह जाती हैं। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उनको दूर किया जाता है। जो छलनी होती है उसके अंदर जब हम आटा डालेंगे तो आटे के जो कण होते हैं वो महीन होने की वजह से छलनी में से छनकर नीचे आ जाएंगे, और जो भारी कण होते हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, वो छलनी में ऊपर रह जाएंगी। इसी प्रकार के बड़े चालनों को भवन निर्माण करने वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के उपयोग में लाते हुए भी देखा होगा। क्रियाकलाप 4 जो है इसके अंदर यह दिखाया हुआ है कि चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। नेक्स्ट विधियां हैं हमारी अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। तो ये तीनों विधियां एक दूसरे से संबंधित हैं तथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन विधियों में क्या होता है कि कभी कभी मिश्रण के जो अवयव हैं को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। तो चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक करते हैं? चावल या दाल बनाते हैं तो इसके अंदर कई सारी ऐसी गंदगियां होती हैं जो इनसे इस तरीके से चिपकी हुई होती हैं कि इनको हम हस्तचयन द्वारा अथवा निष्पावन की विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम सबसे पहले चावल और दाल को धो लेंगे। जब इनको धो लेंगे तो इनके ऊपर जो धूल या कंकड़ चिपके हुए थे वे पानी के साथ धुल जाएंगे। तो जब चावल या दाल को हम बर्तन में धोने के लिए डालेंगे तो जो धूल या मिट्टी के कण होते हैं वो हल्के होने की वजह से बर्तन की जो सरफेस होती है उसकी सरफेस पे आ जाएंगे, और जो चावल और दाल हैं वो भारी होने की वजह से बर्तन की तली में डूब जाएंगे या फिर बैठ जाएंगे। अब पहले हम ये जो तीनों विधियां हैं इनको देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं, इनमें क्या होता है। तो सबसे पहले मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। कि मिश्रण में जब हम जल मिलाते हैं तो जो भारी पदार्थ होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं, और इस प्रोसेस को अवसादन कहते हैं। अब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की जो प्रक्रिया है उसको निस्तारण कहते हैं। अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है, उन मिश्रणों का पता लगाते हैं। नेक्स्ट विधि जो है हमारी फिल्ट्रेशन, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बताया कि तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। सेडिमेंट्री और डिस्पोजल प्रोसेस का यूज ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में
उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जैसे तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जब जल में तेल को मिलाया जाता है तो जल में तेल मिलाने पर उसे कुछ देर के लिए रखा जाता है और जल जो है वो भारी होने की वजह से नीचे रह जाएगा और तेल का घनत्व जल की तुलना में कम होने की वजह से ये जल से ऊपर आ जाएगा। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। तो जब जल और तेल को आपस में मिलाया जाएगा, जो जल है उसका घनत्व की अपेक्षा में अधिक होने की वजह से ये नीचे रह जाएगा और जो तेल है इसका घनत्व जल की तुलना में कम होने की वजह से ये ऊपर अपनी परत बना लेगा। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बना देता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो जो तेल है इसने अपनी जल के ऊपर अपनी परत बना ली है और इसे निस्तारण अथवा डिस्पोजल की जो प्रोसेस है इसके द्वारा अलग कर लिया जाता है। फिर ठोस तथा द्रव के कोई मिश्रण को देखते हैं। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? तो इसके लिए भी हम डिस्पोजल विधि का यूज करते हैं। इसके द्वारा हमें सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? जब चाय को डिस्पोजल या निस्तारण विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है तो चाय की पत्तियां चाय में रह जाती हैं। अब ये जो चाय की पत्तियां हैं इनको छन्नी में डाल देते हैं तो जो चाय है वो अलग हो जाएगी और जो चाय की पत्तियां हैं वो छन्नी में रह जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। इस प्रकार चाय की पत्तियों को पृथक करने में फिल्ट्रेशन प्रोसेस अधिक अच्छी है। अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल का एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार हमें नलों से गंदला जल प्राप्त होता है, अर्थात हर समय हमें पीने के लिए सुरक्षित जल नहीं मिल पाता। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। एक्टिविटी 5, तालाब या नदी का जो गंदला जल होता है उसको लेंगे। यदि वह नहीं मिले तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला लेंगे। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जल का एकदम सावधानी पूर्वक उसको ऑब्जर्व करेंगे तथा जो अब हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनको लिखेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है। ऐसा क्यों हुआ? ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा सा तिरछा करेंगे और गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में डाल लेंगे। इसके बाद दूसरे गिलास का जल अब भी अगर गंदला अथवा भूरे रंग का है तो अब इसका फिल्ट्रेशन करेंगे। तो चाय वाली छलनी ने यह कार्य किया। अब कपड़े की सहायता से जल को फिल्ट्रेशन करने का प्रयास करेंगे। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र तथा रंध्र होते हैं। तो इनका कपड़े के इन्हीं छिद्रों का जो उपयोग है वो निस्यंदन के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि गिलास के अंदर कुछ गंदला पानी लिया। जब गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे। जो गिलास है उससे जो गंदला पानी है इसको हम दूसरे गिलास में उंडेलेंगे तो ये प्रोसेस हमारी डिस्पोजल हो जाएगी और फिर उसे जब छन्नी की सहायता से दूसरे गिलास में छानेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो निस्यंदन या फिल्ट्रेशन हो जाएगी। तो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है इसमें कपड़े के इन्हीं जो कपड़ा होता है उसके छोटे जो छिद्र होते हैं इनको ही उपयोग में लिया जाता है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पेपर होता है उसके द्वारा फिल्टर करेंगे, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। तो फिल्टर पेपर जो है वो एक ऐसा फिल्ट्रेशन होता है जिसके जो बहुत बारीक या सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पेपर के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण यहाँ पे दिखाए हुए हैं पर है उसको शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात जो मिक्सचर होता है उसको फिल्टर पेपर के ऊपर उंडेलते हैं और जो मिक्सचर है उसके ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं। फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि जो है इसका उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। तो जो फल तथा सब्जियों का रस है इनको पीने से पहले इनके अंदर जैसे बीज या अथवा जो ठोस कण होते हैं इनको भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस द्वारा अलग किया जाता है। और जब हम घर पे पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाने के बाद में हम उसे किसी कपड़े से छानते हैं। तो कपड़ा जो है वो तागों से मिलकर बना होता है तो जिसकी वजह से कपड़े में बहुत ही बारीक छिद्र होते हैं। तो जो पनीर है वो उस कपड़े में रह जाएगा और जो उसके जो उसमें जो अशुद्धि है वो कपड़े में से छनकर नीचे आ जाएगी। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का जो मिक्सचर प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जा सकता है। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को हम विभिन्न प्रकार के जो मिश्रण होते हैं उनको पृथक करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं।
वाष्पन विधि। तो वाष्पन विधि में सबसे पहले हम ये एक्टिविटी देखते हैं। बीकर में कुछ जल लेके उसको गर्म करेंगे और जल को उबलने देंगे। जब जल को निरंतर गर्म करते हैं तो जल भाप में बदल जाता है तथा अदृश्य हो जाता है। अब दूसरे बीकर का जो जल है उसमें 2 चम्मच नमक डाल के इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। तो क्या जल के रंग में कोई परिवर्तन होता है? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म करेंगे। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? तो वाष्पन की जो प्रोसेस है इसका उपयोग मेनली जल तथा नमक को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो वाष्पन विधि क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो है वो वाष्पन कहलाती है कि जल को लगातार उबालते रहेंगे तो जल एक पॉइंट पर आकर वाष्प में बदल जाएगा और जल के वाष्प में बदल जाने की जो प्रोसेस है वो वाष्पन कहलाती है। जहाँ पर जल होता है वहां पर वाष्पन की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि नमक कहाँ से आता है? तो समुद्र का जो जल होता है उसमें अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है कि जो समुद्र का जो जल है इसमें बहुत सारे सॉल्ट पाए जाते हैं और ये जो सॉल्ट होते हैं इसमें जो सबसे मेन है वो साधारण नमक जिसे हम NaCl बोलते हैं वो होता है। जब समुद्र के जल को बड़े-बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे-धीरे वाष्प में बदल जाता है। फिर कुछ समय बाद जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो जल है वो तो वाष्पन के प्रोसेस के द्वारा वाष्पित हो गया और जो ठोस लवण है वो नीचे रह जाते हैं। जो ये लवण होते हैं इनके मिश्रणों का शोधन करके इनसे साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इस चित्र में दिखाया हुआ भी है कि समुद्र के जल से नमक प्राप्त करना। तो समुद्र जो है वो खुले स्थान पर होता है। तो जब इन उथले जो गड्ढे होते हैं इसके अंदर समुद्र का जल भरा जाता है तो जो जल है वो वाष्पित होकर उड़ जाता है और जो भारी पदार्थ है जो लवण है वो नीचे रह जाते हैं और इन लवणों से ही साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो वाष्पन विधि की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है कि जो विलेय पदार्थ है उसको विलयन से अलग करने के जो प्रोसेस है उसको हम वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट है पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि एक विधि से जो जो उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ थे उनको एक ही विधि से अलग-अलग कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनके लिए केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। उनके लिए हमें क्या होता है कि एक से अधिक विधियाँ उपयोग में लेनी पड़ती हैं। क्रियाकलाप 7 तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि रेत और नमक मिश्रण लेंगे। इस मिश्रण को एक बीकर में रखेंगे और उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे। फिर थोड़ी देर के लिए उस बीकर को एक तरफ रख देंगे तो हम देखेंगे कि जो रेत है वो बीकर की तली में बैठ जाएगा क्योंकि रेत के अंदर विलेयता का गुण नहीं पाया जाता जिसकी वजह से ये अवसादित होकर सेडिमेंटेड होकर नीचे बैठ जाएगी। और जो नमक है उसमें विलेयता का गुण पाए जाने की वजह से वो जल में घुल जाएगा और एक विलयन बना लेगा। इस प्रकार जो रेत थी वो तो बीकर की तली में बैठ गई और जो नमक था उसने पानी के साथ मिलकर एक विलयन बना लिया। तो ये जो विलयन है इसको हम निस्तारित विधि द्वारा किसी दूसरे बीकर या फिर ग्लास में डाल लेंगे। अभी जो निस्तारित विलयन है इससे अगर नमक एवं जल को पृथक करना है तो हम क्या करेंगे कि इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर देंगे। कुछ समय तक केतली को गर्म करेंगे और फिर देखेंगे कि जो केतली है उसकी टोंटी से भाप निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये जो जल है वो गर्म होकर वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा। अब धातु की एक प्लेट लेंगे जिस पर कुछ बर्फ रखी हुई हो तो प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर रख देंगे। तो जिससे क्या होगा कि जो भाप है वो बर्फ से ठंडी होकर प्लेट के संपर्क में आएगी और वह संघनित होकर द्रव जो है वो जल बन जाएगा। प्लेट के नीचे से बूंद-बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वाष्प के वापस पानी में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वो संघनन कहलाती है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, इवापोरेशन तथा कंडेंसेशन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने जो एक्टिविटी 7 है इसके द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। फिर उसने यह पाया कि जो नमक है वो केवल थोड़े भाग की पुनः प्राप्ति कर पाई है। तो उससे यहाँ पे त्रुटि कहाँ हुई है? तो क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? तो कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं
तब हम उन पदार्थों को विलेय पदार्थ कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो ये सब देखने के लिए हम एक्टिविटी ऐड करेंगे। इस कार्य के लिए हम क्या करेंगे कि एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल लेंगे। अब आधा कप जल है वो बीकर में डाल लेंगे। फिर 1 चम्मच नमक इसमें डालकर इसको तक मिलाते रहेंगे जब तक यह पूरी तरह से उसमें मिश्रित ना हो जाए। अब फिर से 1 चम्मच नमक डालेंगे और फिर उसे अच्छे से मिलाएंगे। इसी प्रकार एक-एक करके चम्मच उसमें डालते रहेंगे और उसे अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। अब हम देखेंगे कि कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जल जो है अधिक मात्रा में नमक में नहीं घुल सकता। यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें किसी दिए गए तापमान पर और अधिक जो विलेय होता है वो नहीं घुल सकता। मतलब कि जो विलयन है वो अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुँच गया है। अब और अधिक विलेय पदार्थ उसमें नहीं घुल पाएँगे। तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल हम और भी ले सकते हैं कि जैसे 1 गिलास पानी में चीनी घोल देते हैं। शुरुआत में तो चीनी आसानी से घुल जाएगी, पर फिर एक समय के बाद क्या होगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी, भले चाहे हम उसे कितना भी मिलाते रहें। जब चीनी घुलना बंद हो जाती है ना, तो वह गिलास में मौजूद पानी में एक संतृप्त विलयन बन जाती है। यहाँ पर हमें एक संकेत मिला है कि जिससे हमें ये पता लगा कि पहेली से गलती क्या हुई। तो पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक को पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। तो नमक की जो मात्रा थी वो संतृप्त जो विलयन है बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। तो जो एविलिन नमक है वो रेत के साथ मिला रह गया और उसे पुनः प्राप्त नहीं किया गया। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर सकती थी। जितना उसने नमक डाला था उसकी प्राप्ति करनी थी, तो उसे जो रेत और नमक का जो मिश्रण था उसके अंदर और नमक डालकर जब तक नमक उसमें आसानी से घुलता जाए, एक संतृप्त विलयन कि नमक जो है वो एक संतृप्त विलयन ना बने, अगर उस मात्रा तक अगर वो जल डालती उसमें, तो उसे जो जितना उसने उसमें नमक डाला था उतना नमक वो उससे प्राप्त कर सकती थी। एक्टिविटी 9 में हम क्या करेंगे कि बीकर में थोड़ा पानी लेंगे और उसमें नमक तब तक मिलाएंगे जब जो नमक है वो इसमें न घुल सके, अर्थात नमक का हमें जल में जो संतृप्त विलयन है वो प्राप्त हो जाए। तो अब हम ये जो संतृप्त विलयन है इससे हम जो ये नमक है इसको कैसे घोल सकते हैं? तो हम क्या करेंगे कि जो विलयन है इसको गर्म करेंगे और जब इसमें हम गर्म करेंगे तो जो नमक है वो इसके अंदर आसानी से घुल जाएगा। अगर हम इस विलयन को फिर से ठंडा करेंगे तो हम देखेंगे कि बीकर की तली में जो नमक है वो हमें पुनः बैठता हुआ दिखाई देगा। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम क्रियाकलाप 10 को करेंगे। तो 2 गिलास लेंगे और दोनों में आधा कप पानी भरेंगे। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाएंगे और तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते रहेंगे। अब इस क्रियाकलाप को हम चीनी के साथ में भी दोहराएंगे या फिर किसी अन्य पदार्थों के साथ में भी। तो हम देखेंगे कि जल है वो विभिन्न पदार्थों की भिन्न-भिन्न मात्रा को घोलता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के बारे में चर्चा की और जो ये विधियां हैं इनका मेनली यूज जो हमारी साइंस लैब होती हैं उनके अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता है और यदि विलयन में और पदार्थ न घुले तो यह संतृप्त विलयन बन जाता है। तो इस चैप्टर की सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही चीज है जो हमें लास्ट में हमने पढ़ी है, जैसे कि पानी में चीनी घोलने पर चीनी का विलयन बन जाता है। लेकिन जब विलायक अपनी जो अधिकतम सीमा होती है तक विलेय को घोल चुका होता है, अब और अधिक विलेय पदार्थ उसमें नहीं घुल सकता, भले ही आप उसे कितना भी घोलने की कोशिश करें, तो संतृप्त विलयन कहलाता है, जैसे कि चीनी। और हमने ये भी पढ़ा है इसमें कि जो संतृप्त विलयन है इसको गर्म करने पर हम जो विलयन है उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कुछ तो उनके अंदर हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, उनको हटाने के लिए, तथा जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उन्हें अलग से उपयोग करने के लिए।
तो हम इसमें एक एग्जाम्पल तो ले सकते हैं, जैसे चावल से कंकड़ को अलग करना, दूसरा मक्खन है उसको प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह का उपयोग किया जाता है। तो निष्पावन के अंदर हमने पढ़ा था कि ये मेनली खेतों में यूज में लिया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि पवन अथवा वायु के जो झोंके होते हैं उसके द्वारा मिश्रण के जो भारी तथा हल्के जो अवयव होते हैं उनको अलग किया जाता है। तो ये प्रोसेस निष्पावन प्रोसेस कहलाती है। और इसका उपयोग जो भूसे के जो अनकण होते हैं, जो भूसा होता है उससे अनकणों को पृथक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी दाल में अशुद्धियां हैं उनको हस्तचयन की विधि के द्वारा पृथक करेंगे, और फिर उसके बाद जो बारीक या महीन अशुद्धियां हैं जैसे कि धूल के कण हैं, तो इनको हम धो के और फिर इन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है। तो इस विधि में जो छोटे कण हैं वो चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि जो बड़ी अशुद्धियां हैं वो चालनी में रह जाती हैं। इसका उपयोग हम जैसे आटे में से अशुद्धियों को पृथक करने के लिए करते हैं, तो रेत से कंकड़ तथा पत्थरों को पृथक करने के लिए भी इस विधि का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो रेत और जल का मिश्रण है इसको हम कुछ समय तक बिना हिलाए रहने देंगे। इससे क्या होगा कि जो रेत है वो अविलय होने की जल में अविलय होने की वजह से तली में बैठ जाएगी, अर्थात उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। फिर जो जल है उसको किसी अन्य बर्तन में उंडेल लेंगे और रेत है वो उस बर्तन में रह जाएगी। इसे हम निस्तारण की प्रोसेस बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है, अगर है तो आप इसे कैसे पृथक करेंगे। तो आटे और चीनी का जो मिश्रण है इसको हम चालन की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं, क्योंकि आटा बारीक होने की वजह से जो छलनी है उसके अंदर से छनकर नीचे आ जाएगा, जो चीनी है वो मोटी होने की वजह से छलनी के ऊपर रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे पंकिल जल से तात्पर्य है जो तालाब का गंदा पानी होता है, जो कीचड़ भरा पानी होता है उससे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पंकिल जल है इसको कुछ समय तक बिना हिलाए रहने देंगे। इससे जो मिट्टी है वो तली में बैठ जाएगी, अर्थात अवसादन की प्रोसेस हो जाएगी। फिर जो जल है इसको किसी अन्य बर्तन में उंडेल लेंगे, अर्थात निस्तारण की प्रोसेस होगी, और फिर फिल्टर पेपर के उपयोग से इसका फिल्ट्रेशन करके इससे स्वच्छ जल प्राप्त कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो सबसे पहले है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं। जो धान के दाने हैं उनको डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। फिर है, किसी एक कपड़े पर दूध को उंडेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, तो पृथक्करण की यह प्रोसेस क्या कहलाती है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे कोई ठोस पदार्थ जो है उसको पृथक करने की जो प्रोसेस है वो निस्यंदन या फिर फिल्टर करना कहलाती है। समुद्र के जल से नमक किसके प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जो समुद्र है उसके जल से नमक वाष्पन या फिर जो वाष्पीकरण की जो प्रोसेस है उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे। तो इसमें जो उपयोग होने वाली पृथक्करण की जो प्रक्रिया है उसको हम निस्तारण बोलेंगे। अब नेक्स्ट है, सत्य अथवा असत्य। तो इसमें सबसे पहले है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो दूध और जल की जो मिश्रण है इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा तो पृथक नहीं किया जा सकता, तो यह यहाँ पर असत्य हो गया। के बाद है, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो निष्पावन का मतलब होता है यहाँ पे हवा से उड़ाकर। तो नमक तथा चीनी के मिश्रण को हम निष्पावन के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, तो यह भी असत्य हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चाय की पत्तियां हैं इनसे चाय का जो पृथक्करण है हम निस्यंदन की प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं, अर्थात फिल्टर करके कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। निस्तारण की प्रोसेस है तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे मिट्टी और जो नमक है, मिट्टी और जल का मिश्रण बनाएंगे तो मिट्टी इसमें नीचे बैठ जाएगी और हम जल को किसी दूसरे बर्तन में अलग कर लेंगे, तो वो निस्तारण की प्रोसेस
प्रोसेस होती है। तो अनाज और भूसे को हम निस्तारण की प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते। अनाज और भूसे का पृथक्करण हम निष्पावन की विधि द्वारा करते हैं। तो ये भी यहाँ पर असत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? और किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो जो बर्फ है वो शिकंजी में चीनी घोलने के बाद डालेंगे। जो गर्म जल होता है उसके अंदर हम किसी पदार्थ को अच्छे से घोल सकते हैं। उसको ठंडा करने पर वह पदार्थ आसानी से घुल नहीं पाएगा। तो इस प्रकार हम शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने के बाद डालेंगे, ना कि पहले। तो इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और हमने इसे बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने की कोशिश की है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।